तो कल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया इससे पहले वाली क्लास में, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेके जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया था डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है डाउट में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये थोड़ा नहीं बन रहा है क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी से थोड़ा सा अलग है। तो हाँ, ये क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी से अलग है। इसमें आपको किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, बट ये क्वेश्चन मैं बता दूँ बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ भी इसमें कठिन लायक नहीं है। पहले डेटा समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो, ABC को बोला जा रहा है कि ABC आप लोगों का एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलो ठीक है, अगर वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसमें कोई ना कोई साइड्स, आपस में दो साइड्स इक्वल होंगी होंगी। बिल्कुल मैडम, इक्वल होंगी होंगी। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई और डिसाइड द विच टू साइड्स आर इक्वल, है ना। जैसे अभी इस क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि AB इक्वल टू AC, तो अच्छी बात है। तो यानी कि मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि मेरे पास अगर मान के चलते हैं एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, तो उस ट्रायंगल ABC में मुझे AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। ये गिवन डेटा है, मैं नहीं कह रही हूँ, क्वेश्चन वाले ने मुझको पहले से ये डेटा क्या करके रखा है, गिवन देख के रखा है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, है ना, हमारा तो फ़ायदा ही हो गया। खैर, अब आगे क्या करें। तो एक काम किया मैंने थोड़ा सा ट्रायंगल ABC को यहाँ बाजू में अलग से ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गया A फॉर एप्पल, ये हो गया B फॉर बॉल, ये हो गया C फॉर कैट। अभी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको इक्वल दिया है। अब जैसा कि तुम बहुत अच्छे से जानते हो, अगर कभी भी किसी भी दो ट्रायंगल की आपको क्या दी हूँ, साइड्स इक्वल दी हूँ, तो उनके अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं ना, वो भी इक्वल होते हैं। तो AB के अपोजिट में एंगल कौन है, C। बिल्कुल मैडम, अच्छा कौन सा वाला C, ये वाला C। सिर्फ इतना है ना, पूरा का पूरा कंप्लीट C नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला, सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के उतना पार्ट वाला, क्योंकि ABC में से उतना ही हिस्सा आ रहा है। तो मैंने इसको नाम दे दिया 1 और इसको मैंने नाम दे दिया 2। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर AB और अगर AC आपस में इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट जो साइड्स हैं, वो अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो AB के अपोजिट एंगल कौन है, 1, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 इक्वल टू AC के अपोजिट एंगल कौन है, 2, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। डन, हो गया काम खत्म। अब इसका रीज़न तो वही आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, रीज़न दे देते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। बट मैम इससे क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, वो हम बाद में देखेंगे क्या फ़ायदा हुआ। फ़िलहाल जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन थी, उस गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैंने इतना पार्ट डिड्यूस कर लिया और इतने पार्ट को मैं इक्वेशन नंबर 1 देकर मैं इतने में छोड़ दे रही हूँ। इज़ इट क्लियर? ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ो। आगे आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि साइड BA इज़ प्रोड्यूस्ड। देखो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड वर्ड का मतलब होता है कि ये जो आप लोगों के पास पहले साइड B से लेकर A थी, इसको डॉट 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 करके लंबा किया गया पॉइंट D तक। इस तरीके से लंबा किया गया कि AD और AB ये दोनों भी आपस में कैसे निकले, इक्वल। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि ज़रा इन दोनों को ध्यान से देखो, तो तुम क्या बोलोगे, मैडम AB AC के इक्वल है अकॉर्डिंग टू पहली इक्वेशन। मैं कहूँगी हाँ। फिर तुम कहोगे मैडम AD AB के इक्वल है अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन। तो यानी कि फ्रॉम बोथ इक्वेशंस वी कैन से दैट कि AB AC के भी इक्वल है और वो AD के भी इक्वल है, यानी कि तीनों ही आपस में इक्वल है ना। हम क्या कह सकते हैं कि तीनों के तीनों ही आपस में बोलो क्या है, इक्वल है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो अभी मेरे पास जो ये सेकेंड ट्रायंगल है ADC, इस सेकेंड ट्रायंगल ADC पे मैंने फोकस किया। अगर मैं सेकेंड ट्रायंगल ADC में आ जाती हूँ, तो जैसे मैंने वहाँ पे प्रॉपर्ली लिखा कि मैं कौन से ट्रायंगल को कंसिडर कर रही हूँ, इन ट्रायंगल ADC। उस ट्रायंगल ADC में कौन किसके इक्वल है वो लिखो। उस ट्रायंगल ADC में AD और AC ये दोनों आपस में इक्वल है और इसका रीज़न हम लोगों ने दे दिया यहाँ पे, बोलो क्या, गिवन।
है ना। अच्छा, उसके अलावा ये जो ट्राइंगल आप लोगों का एडीसी है, इस ट्राइंगल एडीसी में थोड़े एंगल मार्क कर लेते हैं। तो ये एंगल हो गया एंगल नंबर 3, ये हो गया एंगल नंबर 4। डन। ट्राइंगल एडीसी को थोड़ा अलग से रफ में ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए से लेके डी पॉइंट, ये डी से लेकर आपका सी पॉइंट, और इसको मैंने ज्वाइन किया। एंगल की मार्किंग लिख देती हूँ 3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। कौन किसके इक्वल है? एडी इक्वल है किसके? एसी के। अगर एडी एसी के इक्वल है तो अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एडी के अपोजिट में देखो डॉट डॉट करके कौन दिख रहा है? 4। तो मैं लिख सकती हूँ बड़े अच्छे से कि एंगल 4 इज इक्वल्स टू। अच्छा, एसी के इक्वल है, एसी के डॉट डॉट में आपको सामने में क्या दिख रहा है? एंगल 3। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, और इसका रीजन दे देते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। डन। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। बट क्वेश्चन में हमको जो चीज़ प्रूव करने को बोली गई थी, ये प्रूव करना कि शो करिए कि एंगल बी सी डी एक राइट एंगल है, यानी कि राइट एंगल मतलब हमें ये शो दैट करना था, हमारा टू प्रूव ये था कि ये एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। आया कि नहीं आया वो मत सोचो, आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन वाला हमसे एक्सपेक्ट कर रहा था। इसे कैसे प्रूव करेंगे अब? तो ऐसे केस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो बड़ा सा ट्राइंगल है BCD, उस बड़े से ट्राइंगल BCD में क्या लगा लेते हैं हम लोग? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी यही होती है ना कि जितने भी एंगल्स, जितने भी मतलब ट्राइंगल में 3 ही एंगल होंगे, तीनों एंगल्स का एडिशन किसके बराबर होगा? तीनों एंगल्स का एडिशन 180 के बराबर होगा। तो वहाँ पे टोटल कितने एंगल्स हैं उस बड़े से ट्राइंगल BCD में? देखो, एक बड़ा सा एंगल है उसका B, एक एंगल है उसका D, और एक एंगल है उसका बड़ा सा C, कंप्लीट C। यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। अब देखो डायग्राम में ऑब्जर्व करके बताओ, B मतलब कितना? B मतलब मैडम एंगल 2। D मतलब क्या? D मतलब एंगल 3। तो मैंने B की जगह लिख दिया एंगल 2, D की जगह मैंने लिख दिया एंगल 3 डायग्राम के अकॉर्डिंग। और C मतलब क्या? C का मतलब ना तो 1 है, C का मतलब ना तो 4 है, C का कंप्लीट C का मतलब है 1 और 4 दोनों का एडिशन। यानी कि C की जगह हम क्या लिखेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब जैसा कि तुम इक्वेशन नंबर 1 को देखे हो, तुम्हें पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो एक काम करो, वो जो दोनों एंगल आपस में इक्वल है ना, उनको कुछ अपन लेट मान लेते हैं। लेट। अच्छा चलो ठीक है, लेट नहीं भी मानेंगे तो बात का बाद में सोचेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये तो मानते हो? हाँ मैडम, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो मैं 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1, ये वाला हेर फेर क्या मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो। 1 की जगह 2 लिख सकते हो, 2 की जगह 1 लिख सकते हो। आपकी जो मर्जी, आपको जो करना है आप वो करिए। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जो करना है आप करिए, क्योंकि 1 और 2 आपस में क्या है? इक्वल है। 1 और 2 आपस में क्या है? इक्वल है। तो अब मैंने क्या किया? मेरे को दिमाग लगाया, मैंने क्या किया? जो मेरा 2 था, मैंने इस 2 को लिख दिया 1। मैंने इस 2 को क्या लिख दिया? मैंने इस 2 को लिख दिया 1 को वैसे का वैसे ही रखा, उसको कुछ नहीं किया, उसको एज इट इज़ वैसे का वैसे ही पड़े रहने दिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि मैडम 1 और 2 इक्वल है। तो अगर 1 और 2 इक्वल है तो आप 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 आराम से कर सकती हो। कर दिया। सिमिलरली 3 और 4 ये भी आपस में इक्वल है, तो मैं 3 की जगह पे 4 या 4 की जगह पे 3 मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरी मर्जी है यार, है ना। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करूँगी। अच्छा चलो ठीक है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने 4 को कुछ नहीं किया और 3 की जगह पे मैंने लिख दिया 4। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में इक्वल थे। तो इसका रीज़न क्या दे देंगे? फ्रॉम 1 and 2। अब देखो 1 + 1, अच्छा इक्वल टू 180 रहेगा। खैर मेरा 180 नीचे पहुंच चुका है। अब बताओ 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। 4 + 4 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 इक्वल टू बोलो कितना? इक्वल टू 180। बराबर, इक्वल टू बोलो कितना? इक्वल टू 180। अच्छा, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो ये कितना आ जाएगा? एंगल 1 + एंगल 4 इक्वल टू 180। अगर मैं यहाँ से 2 को डिवाइड में ले जाऊँ उधर 180 के पास,
तो 180 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इस तरीके से। 180 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 90 होता है। अब अगर तुम डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, डायग्राम में देखो किसे कहते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 4 उस बड़े से एंगल सी को कहते हैं, और उस बड़े से एंगल सी का नाम होगा BCD। तो बस मेरे को यहाँ से पता चल गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह क्या लिखा जा सकता है? BCD लिखा जा सकता है। और BCD इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? BCD इक्वल टू हमारे पास आ गया 90 डिग्री। और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी कि BCD क्या होना चाहिए? एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। बस खत्म हो गई कहानी हम लोगों की। ठीक है, डन, ओके। अब कई लोगों का डाउट कि मैडम आपने 1 की जगह मतलब 2 की जगह आपने 1 क्यों लिखा? ये लोग इस पे सवाल पैदा कर देंगे। वो इसीलिए लिखा क्योंकि मेरा जो फाइनल आंसर है BCD में मुझे 1 ही चाहिए और 4 ही चाहिए। 1 और 4 के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना। 1 और 4 के अलावा मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे 2 को हटा के वहाँ क्या कर दिया? 1 कर दिया। ठीक है, 2 को हटा के मैंने वहाँ पे क्या कर दिया है? 1 कर दिया है। सिमिलरली मुझे 4 चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैंने 3 को हटा के वहाँ पे क्या कर दिया है? 4 कर दिया है। इज इट डन? ठीक है, डन। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है और इसमें और कुछ नहीं बचता है। इनकेस अगर तुमको कोई डाउट है तो फिर मेरे को पूछो, फिर अपन उससे बातचीत करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये काफ़ी सिंपल था और हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस इतनी सी प्रॉपर्टी लगानी थी कि ट्रायंगल में वो दोनों का एडिशन जो है, ठीक है, अगर 2 साइड्स आपको इक्वल दी हैं तो अगर वो दोनों साइड्स अगर इक्वल दी हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी वो लोग क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बस उतना सा कार्य और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो फिलहाल